और इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में आज हम लोग सबसे पहले इस बात को समझते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें सबसे पहले हम लोग इसके दो भागों को बांट लेते हैं। पहला है कि बिफोर 1947 और दूसरा है आफ्टर 1947। जब बिफोर 1947 में आप आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने है मुगल एज और आगे है ब्रिटिश एज। उसी तरह से जब आफ्टर 1947 में आते हैं तो हमारे सामने 1948 टू 1990 1948 से 1990 के बीच का जो दौर है वह है क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार 1991 से टिल द टाइम यानी अभी तक को लेकर के जो है वो ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था। Hello, good morning. I'm Vimal Chunniya. You are watching Bihar View. Right now, I'm in a Patna Boring Road, Chauraha. Yes. And what we are talking today, हम आज क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं वही समस्या और वही निदान और वही तरीका जो बिहार में युवा सोचता है। बिहार में युवा क्या सोचता है? बिहार में युवा सोचता है काम करना। काम करने के लिए जाता है वो गुजरात, जाता है वो केरल, जाता है विदेश। और क्या करता है यहाँ का युवा? यहाँ का युवा बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आता है, यूपीएससी क्लियर करता है। यहाँ का युवा आईआईटी क्लियर करता है, यहाँ का युवा बनता है डॉक्टर। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आप कवर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज को, तो आइए मुखर्जी नगर नहीं जाने की जरूरत है, आप बोरिंग रोड चौराहा पे ही हैं हमारे साथ। Yes. सर, आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मैं घनश्याम कुमार, प्रिंसिपल आईएएस पटना, जो कि बोरिंग रोड चौराहा पर स्थित है। मैं इस संस्था का संस्थापक भी हूँ और आपके लिए एक सब्जेक्ट के स्तर पर मैं इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी को पढ़ाता भी हूँ। और इस तरह से जो है हमारी कक्षाएं आप सभी के साथ निरंतर होती है। हम अपने सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू एक नए अपडेट्स और कई सारे ऐसे जो करंट सेक्शन से हैं जो आमतौर पर उसको लेकर के मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू होता हूँ। तो नाम बताया आपने अपना? घनश्याम कुमार। घनश्याम कुमार। घनश्याम मीन्स कृष्ण। यस। घनश्याम मीन्स कृष्ण। और आपने सेंटर का नाम बताया? प्रिंसिपल आइडियाज। प्रिंसिपल आइडियाज। सो बड़ा साइंटिफिक नाम है आपने रखा है, बड़ा ही रोचक है। तो घनश्याम जी, जो लोग, जैसे क्या होता है कि 98% लोग तो घबराते हैं सिविल सर्विसेज के नाम से कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें लोग जो है काफ़ी 24 घंटे में 20 घंटा 22 घंटा 18 घंटा पढ़ना होता है, उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा कंफर्मेशन नहीं होता है। लेकिन बहुत बिहार के बहुत युवा जो दिल्ली जाते हैं या पटना आते हैं और उनका ग्रेजुएशन के बाद ये हमेशा से ये रहा है। मैंने भी एक बार भरा था लेकिन दिया नहीं, चूंकि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था। और ये भी एक है कि समाज में ये है कि अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, आप आईएएस बन गए तो आप सबसे ज्यादा जीनियस हैं। लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे, कुछ लोग नहीं रखते होंगे। सो अगर यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज के समय में कई तरीके, हालांकि हमारे सामने जो युवा वर्ग हैं उनके लिए बहुत सारे विकल्प हैं और इन विकल्पों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है जो कि पहले से भी रहा है बिहार के लिए, युवाओं के लिए, और वह है सिविल सेवा के क्षेत्र में अपने लिए एक कैरियर की तलाश करना। और यह न सिर्फ एक कैरियर है बल्कि समाज सेवा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाल में जो 2021 का रिजल्ट आया, यह इस बात को एक बार फिर से साबित करता है, प्रमाणित करता है कि बिहार जो मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र से भी हैं, एक बेहतरीन विकल्प के साथ सामने आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट और अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में अच्छे विकल्प को तलाशने का एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन माध्यम भी है। और इसके लिए प्रिंसिपल आईएएस पटना कई सारे नए प्रयासों के साथ हम अपने विद्यार्थी को लेकर के, जैसे हम लोग आमतौर पर एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं फाउंडेशन क्लास की, और आने वाले समय में नोट्स को लेकर के बहुत ही एक्टिव तरीके से हम और हमारी टीम इस पर काम कर रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे पहलू, जैसे अखबार को लेकर के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
को लेकर के या संसद टीवी को लेकर के हम अपने स्टूडेंट के साथ लगातार कमिटेड होकर के वर्क करते हैं और लगातार उनके साथ इस तरह से प्रयास करते हैं जो अपने आप में एक नवीन है, नया है, और इस तरह से हम सुनिश्चित करने की ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्टूडेंट को हम बेहतर विकल्प देने में सफल रहे। इसके अलावा मुखर्जी नगर, जो कि आमतौर पर इसके लिए एक सक्सेस का प्लेस माना जाता है, वहाँ से भी हमारे साथ कई जो प्रतिष्ठित शिक्षक हैं वो लगातार उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। उनके कई सारे अनुभव हम अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे और इनमें से कई ऐसे संस्थान हैं जैसे द स्टडी है जिसमें कि मणिकांत सर हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। ये वरिष्ठ शिक्षक हैं, अनुभवी हैं और इनके साथ मिल करके इनके आशीर्वाद और इनके माध्यम से बच्चों को हम एक अच्छे विकल्प की ओर ले जाने में और तेजी से कार्य करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। देखिए, मैं उस सर्किल से नहीं आता हूँ। मैं ज़्यादा सवाल पॉलिटिकल कर सकता हूँ आपसे, ज़्यादा सवाल आपसे हंसी मजाक के कर सकता हूँ, मगर दिस इज़ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी का वो समय जो सबसे कीमती समय होता है जीवन का, वो समय लगाते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि बहुत से अच्छे बच्चे, जैसे पटना में मैं रहता हूँ या आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ। जैसे पटना में मान लीजिए कि जितने भी सीबीएसई के बेहतरीन स्कूल्स हैं, जितने भी फर्स्ट क्लास स्कूल्स हैं, मैंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो भी घबराते हैं कि यूपीएससी नहीं देना है भाई, जबकि दे आर वेरी गुड। 10th का रिजल्ट 98%, 99%, 12th का रिजल्ट 98%, 99%, बट दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि दे कैन क्लियर अ यूपीएससी। उन बच्चों को जो हिम्मत नहीं बना पाते हैं सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में बैठने के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मानना है कि आप बड़े बड़े स्तर के विद्यालयों में जाकर के भले ही पढ़ाई किए हुए हों या फिर कोई सरकारी विद्यालय में मिनिमम मार्क्स से भी पास हुए हों, एजुकेशन निश्चित रूप से मायने रखता है। लेकिन अगर बड़े स्तर से आप विद्यालय से हैं तभी आप अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि सिविल सेवा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट के अंदर, अभ्यर्थी के अंदर एक जज्बा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, न केवल एक कैरियर तलाश करने का बल्कि समाज सेवा और बड़े लक्ष्य भी होनी चाहिए। अगर इस तरह के प्रयास सम्मिलित रूप में उसके अंदर है तो मेरा मानना है कि कोई भी अभ्यर्थी अपने विश्वास को लेकर के कभी पीछे नहीं रहेगा और निरंतर प्रयास करेगा और इन्हीं प्रयासों से वो एक दिन सफल भी संभव है और निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो घनश्याम जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी भाषा बहुत अच्छी लगी मुझे। फर्स्ट इंट्रैक्शन है आपसे। हाँ, ये कोई एडवर्टीजमेंट का तो काम कर नहीं रहा मैं, लेकिन जब आपसे बातचीत कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि हिंदी में जो आप वार्तालाप कर रहे हैं, अपने संवाद बोल रहे हैं, बहुत अच्छी हिंदी है। क्या है राज इसका? मुझे लगता है कि इसके पीछे का 2-3 बातें हैं। एक तो विद्यालय स्तर पर हम लोगों की जो पढ़ाई रही वो तो है ही, इसके अलावा एनसीईआरटी का भी एक अध्ययन रहा है, अखबारों के संपादकीय का, और विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार से लंबे समय तक, और सिविल सेवा के क्षेत्र के अध्ययन सिलेबस को बहुत ही मन से पढ़ने का अवसर मिला और एक इंटरव्यू तक जाने और इस तरह के प्रयासों को अपने साथ आत्मसात करने का अवसर मिला। हम हो सकता है कि इन्हीं सब प्रयासों की ओर से थोड़े थोड़े करते हुए संभव है कि हमारे जो भी आपके साथ बातचीत हो रही है वो बातचीत शायद आपको बेहतर लग रहा है या पसंद आ रहा है। अरे एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग कहते हैं कि शुरुआत करते हैं कि छोटी छोटी तैयारी, जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क का, पीओ का, देन उसके बाद सोचते हैं कि बीपीएससी करेंगे, ये मतलब स्टेट सर्विसेज। आज उत्तर प्रदेश में स्टेट का शायद एग्ज़ाम है, पीटी है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से बच्चे नहीं भी जा रहे हैं डिस्टर्बेंस के कारण, हैं। तो ये टारगेट बनाते हैं नीचे से कि ये पहले ये करेंगे, पहले बैंक पीओ कर लेंगे, पहले स्टेट बीपीएससी निकाल लेंगे या यूपीएससी निकाल लेंगे या पंजाब सर्विस कमीशन निकाल लेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे सिविल सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या आईएएस सिविल सर्विसेज, जिसको भी जिस नाम से भी आप पुकारते हैं। तो क्या होना चाहिए बेसिक, आप की क्या राय है इसमें? मेरा मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जब हम अपने भविष्य को तलाशने के लिए निकलते हैं
तो प्रतियोगी परीक्षाएं मुख्यतः दो रूपों में होती है। एक जो कि एक दिवसीय परीक्षाएं हैं और दूसरा जो कि सिविल सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो स्टूडेंट को किसी एक पक्ष को तलाश करनी चाहिए, तलाश अपने भविष्य को किसी भी दिशा में कर सकते हैं, और अगर वह सिविल सेवा के क्षेत्र में तलाश करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर दूसरी ओर भी वो तलाश करते हैं तो अपने भविष्य के उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं जिसको वो स्वयं निर्धारित कर सकता है, और करने के लिए मुझे लगता है कि उनका विवेक शायद ज्यादा बेहतर है इस दिशा में समझने के लिए। तो मतलब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट बहुत बार होता है कि परिवार के लोग मोटिवेट करते हैं, फ्रेंड्स मोटिवेट करते हैं कि यार एक बार सिविल सर्विसेज तो दे दो। निश्चित रूप से, और सिविल सेवा के क्षेत्र में किसी भी अभ्यर्थी को निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और ऐसा मैं जैसा कि पहले भी मैं रेखांकित किया दो बातों को कि एक न सिर्फ यह कैरियर होता है बल्कि समाज सेवा का एक विकल्प भी होता है, और साथ ही साथ एक जीने की कला सिखाता है, और वह है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, तैयारी, सिलेबस। अच्छा। ये हमें जीने की कला देती है, हमें बताता है कि दरअसल हमें जीना किस लिए है, जीना किसके लिए है और किस तरह से जीना है। यानी कि जीने का सही आनंद सिविल सेवा क्षेत्र के अध्ययन में है। मतलब अध्ययन करना अपने आप में एक सफलता ही है। बिल्कुल। आपका यूपीएससी में हो या नहीं हो, लेकिन ये जो प्रिपरेशन का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में जो आप सीखते हैं वो जीवन भर आपको काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सबसे पहला स्टेप, अगर मान लीजिए एक बच्चा जो है इंटरमीडिएट पास करता है ग्रेजुएशन में, क्योंकि आईआईटी और मेडिकल के छात्र भी काफी ज्यादा सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। अभी आप अगर गिनेंगे तो आईएएस की लिस्ट में तो पटना में या बिहार, इंडिया में काफी आईआईटीएंस आ जाते हैं। बिल्कुल, काफी संख्या। एक तो आईआईटी उन्होंने क्लिक किया, भारत का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन क्लिक कर दिया उन्होंने। उसके बाद मेडिकल, मान लीजिए जो मेडिकल क्लियर किया वो भी, अब जैसे यहाँ के सीनियर एसपी हैं वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ के जो बाकी कमिश्नर्स वगैरह वो आईआईटीएंस हैं या रुड़की से पढ़ के आए हुए हैं। अब ये जो अदर फील्ड के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री में कर रहा है, हिस्ट्री से भी बहुत लोग आते हैं, मगर लीजिए उसके अलावा भी जो आजकल कंप्यूटर साइंस है, बीबीए है, लॉ है, इस क्षेत्र से लोग ग्रेजुएशन करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर ये मन में आए कि नहीं मुझे भी एक बार यूपीएससी देना चाहिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू? ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो दूसरे फील्ड से हैं, खास तौर पर कि टेक्निकली क्षेत्र से हैं, संबंधित हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभ्यर्थी को सबसे पहले तो सिलेबस देखने के बाद उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर हमें अलग से ध्यान देना है। मोटे तौर पर चूंकि उनका क्षेत्र अलग होता है तो उन्हें सभी पक्षों पर ध्यान देना है, और अगर वो स्ट्रेटजी बनाते हैं इस रूप में सिलेबस का स्टडी करते हुए और उस प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटी को तय करते हुए, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभ्यर्थी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। और कहीं न कहीं मेरा मानना है कि ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरे क्षेत्र में हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, और कहीं न कहीं वो अपने क्षेत्र में पैसे तो अर्न करते हैं लेकिन शायद वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें अपनी एक संतुष्टि चाहिए, उन्हें अपने अंदर एक अलग जज्बा चाहिए, एक अलग पावर चाहिए, एक समाज के लिए एक अवसर चाहिए, तो निश्चित रूप से वह इस क्षेत्र में इसीलिए आते भी हैं और उन्हें आना भी चाहिए। समाज और राष्ट्र की सेवा करने का अधिकार और कर्तव्य का बोध सभी नागरिक को होना चाहिए जो देश और सीमा के अंदर निवास कर रहा है। काफी मतलब आपने मोटिवेट किया कि आना चाहिए, यूपीएससी एक बार देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या 7-8 चीजें ऐसी बताएंगे, व्हाट द प्रोमिसेस यू हैव टू डू विथ योरसेल्फ टू क्लियर सिविल सर्विसेज? मुझे लगता है कि अगर आप कुछ पॉइंट्स को, 7-8 का मतलब है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानना चाहते हैं या फिर आप इसमें शामिल चाहते हैं, मेरा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट को सबसे पहले इस पर यह गौर करने की ज़रूरत है कि वह अपने अंदर इस बात को क्लियर करे शुरू में हमें करना क्या है, और अगर वह तय कर पाते हैं कि नहीं हमें सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो वह निश्चित रूप से एक सही संस्थान, सही वैकल्पिक विषय इत्यादि का चयन अच्छे तरीके से करे, और इस बात को लगातार ध्यान देते रहे कि वह किस तरीके की तैयारी हो रही है, बीच बीच में उस बात पर ध्यान देते रहे, और फिर लगातार अगर ऐसे प्रयास करते हैं तो शायद वो सही दिशा में जाएंगे। जैसे आपकी जो संस्था है, क्या बताया आपकी संस्था का नाम? प्रिंसिपल।
तो ये जो संस्था जो है, ये जो संस्था जो है, जैसे इस तरह के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कितना महत्व रखते हैं इस यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी के लिए? कोचिंग संस्थान एक मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं और जितने भी सफल या स्थापित संस्थान है सभी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और इन्हीं प्रयासों में से हम भी एक बेहतरीन प्रयास को लेकर आए हैं। लेकिन हमारे प्रयास जो पूर्व से चली आ रही संस्था है उनमें से थोड़ा से अलग हैं। जैसे कि जब बाकी जो संस्थान है वो नोट्स या जो टेस्ट सीरीज है इन सब के तो कराते ही हैं, हम इन सब के अलावे अखबारों के संपादकीय की कक्षा देते हैं, इसके अलावे संसद टीवी की भी कक्षा देते हैं। तो ये सब हमें थोड़ा अलग करता है और निश्चित रूप से हम अपने छात्रों के लिए और संस्थानों के मुकाबले हम बेहतर और अलग प्रयास करते नजर आते हैं। अरे ये जो चलता है, जैसे आप देखेंगे कि बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक्स लेके, ये कितना महत्वपूर्ण है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम पढ़े हैं और इस पढ़ने का प्रमाण है कि हम टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लाएं और लगातार प्रैक्टिस करें। लगातार प्रैक्टिस करने से हमारे विषय ज़्यादा अपडेट्स होते हैं और फिर हमारी कमांड जिसको कहते हैं उस पर बेहतर होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि परीक्षा देने के क्रम में जब हम हॉल में बैठते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं। कम समय पर बिना किसी दुविधा के, हम बिना किसी समस्या के हम अच्छे तरीके से प्रश्न को हल करते हैं, जिससे हमारी गलतियां कम होती है और सक्सेस की संभावना ज़्यादा होता है। अच्छा, ये 3 स्टेप्स में पीटी, मेंस और देन इंटरव्यू, ये 3 स्टेप्स है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए? बिल्कुल। तो अभी जो बच्चे पीटी की तैयारी या मेंस की तैयारी कैसे, मतलब सब एक साथ लेके चलते हैं या पहले पीटी की तैयारी करते हैं फिर उसके बाद मेंस की करते हैं, क्या कैसे करते हैं? नहीं, जैसे जो नए बच्चे होते हैं जो फाउंडेशन के लिहाज से होते हैं उन्हें एनसीईआरटी आधारित प्रीलिम्स की कक्षा उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। और फिर जब कुछ कक्षाएं उनकी हो जाती है तो हमारी कोशिश होती है कि मेंस जीएस की भी कुछ क्लास करें और उनके जो निर्धारित ऑप्शनल हैं उनकी भी कुछ कक्षा करें। तो इस तरह से वो धीरे धीरे अगले फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करते हैं। ये अलग बात है कि स्टूडेंट कितनी कक्षाएं करते हैं या कितने क्लास को वो साथ में लेकर चलते हैं, इसके आधार पर उनके अपने ड्यूरेशन होते हैं और अपने समय के अनुसार वो अपने कोर्स को पूरा करते हैं। जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, इंटरव्यू एक अंतिम प्रक्रिया है और इसको हम लोग सबसे बाद में करते हैं, जिसका नियमित क्लास के साथ कोई मतलब नहीं रखते। तो ये क्या सिर्फ ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन है, सिर्फ फेस टू फेस मतलब जहाँ के क्लास करना होगा, कि ऑनलाइन की भी सुविधा है? नहीं, हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विकल्प हैं और हमारे ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी है और वहाँ से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे जो प्रिंसिपल आईएएस के नाम से है। आप जैसे ही यहाँ पर ऑफलाइन क्लास होती है तो लाइव कोई भी स्टूडेंट कहीं भी हैं, चाहे वो कोलकाता है, दिल्ली है, लखनऊ है, कहीं भी हैं, रांची हैं, वो हमारे उसी समय लाइव क्लास भी कर सकते हैं। उसके बाद में भी कक्षाएं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि किसी कारण से लाइव क्लास नहीं कर पाए तो बाद में भी हमारी क्लासेस ऐप पर मौजूद रहेगा, स्टूडेंट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल रहेगा। ये सब कुछ हमारे यहाँ से उपलब्ध रहेगा। तो ये फाउंडेशन क्लासेस के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं, तो कैसे अप्लाई, कब आए, क्या टाइमिंग है, कब बैच नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ बता सकते हैं? फाउंडेशन क्लास को लेकर के हमारे पास जो है एक मॉर्निंग बैच भी है और एक इवनिंग बैच भी है। तो ऐसे में मॉर्निंग में 7:30 का है जो कि हम लोग आने वाले समय में शुरू कर रहे हैं और यह हम लोग 18 से शुरू कर रहे हैं मॉर्निंग में 7:30 से 7:30 से 9:30? 7:30 से 9:30। तो 7:30 to 9:30 कितने महीने का कोर्स कराते हैं आप? अब यूपीएससी बीपीएससी दो अलग अलग सिलेबस है। अच्छा। दोनों अलग अलग पर है। ये हमारा बैच यूपीएससी के लिए है और बीपीएससी के लिए हमारी बैच जो है वो 21 से शुरू हो रही है जो कि शाम में 5 बजे से होगी। अच्छा। जो कि उनका एक ड्यूरेशन अलग है। यूपीएससी के लिए मैं समझता हूं कि अगर अच्छे से बैच की तैयारी करनी है तो 2023 के लिए स्टूडेंट हमारे पास आएं और अच्छी से तैयारी करें। उसी प्रकार 68वीं बीपीएससी के लिए हमारे पास आ सकते हैं और अच्छे से फाउंडेशन की तैयारी बेहतरीन तरीके से समय के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स कराएंगे, उसके बाद जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए किसी ने इकोनॉमिक्स लिया है या किसी ने हिस्ट्री हाँ, हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, ये और हाँ और LSW है। LSW, ये 4
5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो ये फाउंडेशन के बाद का कोर्स है। हाँ। तो क्या पैकेजेस बातचीत हुई? पहला चीज है कि फाउंडेशन कोर्स कराते हैं आप, वो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए कराते हैं। उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज वाला जो क्वेश्चन आंसर वाला जो ये इसी का भाग होता है या अलग से उसको कराते हैं? नहीं, टेस्ट सीरीज एक तो जो क्लास में हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए सप्ताह में शनिवार को टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है। इसके अलावा कुछ बातें और मैं यहाँ पर चिन्हित करना चाहूंगा कि बच्चे जो नियमित रूप से जैसे प्रीलिम्स की क्लास करते हैं तो उनके लिए कक्षा में लास्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों से ही बनवाया जाता है, ताकि उनकी प्रैक्टिस उस दिन के क्लास के आधार पर, ताकि उनकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो और उस पर जो भी गलतियां होती है शिक्षक अपने दायित्व के स्तर पर उस पर करेक्शन करते हैं। उसी प्रकार मेंस के लिए भी जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे आज हमने क्लास अगर हिस्ट्री में गांधी के ऊपर दिया तो गांधी के ऊपर जो क्लास हुई उससे क्लास से संबंधित हमारा प्रश्न होगा स्टूडेंट के साथ, प्रश्न के साथ फ्रेमिंग होगा ताकि स्टूडेंट अगले दिन उसे लिख कर लाएंगे और फिर उससे संबंधित जो शिक्षक हैं उसे जांच करेंगे। तो ये प्रक्रिया नियमित का है। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को पीटी और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है जो कक्षा के साथ शामिल है। इसके अतिरिक्त रविवार को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद टीवी से संबंधित जो भी सप्ताह के विशेषांक हैं उस पर चर्चा होती है, जो 3 घंटे की क्लास स्पेशल क्लास होती है स्टूडेंट के साथ। और जो स्टूडेंट कक्षा से नहीं हैं और बाहर से हैं और वो टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उनका भी वेलकम है और वो भी आकर के दे सकते हैं। उनके लिए भी एक प्लान है, एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को आकर संस्थान में वो समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या कुछ है। तो ये है रूपरेखा। और जो पहला बैच आपने बताया, जो अगला बैच जो चलने वाला है वो कितनी तारीख से बताया आपने? वो यूपीएससी के लिए हमने आपको बताया 18 को, 18 जो कि मॉर्निंग जून से चलेगा आपका यूपीएससी के लिए। और बीपीएससी के लिए? बीपीएससी के लिए 21 तारीख से चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। एनी लास्ट मैसेज उन लोगों के लिए जो यूपीएससी के सपने देख रहे हैं, देना चाहते हैं, या जो डरे हुए हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मेरा मानना है कि एकेडमिक स्तर पर आपके अध्ययन इस बात को सुनिश्चित नहीं करता है कि आप यूपीएससी के लिए कितने एलिजिबल हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अच्छे मार्क्स ला करके भी यूपीएससी पास नहीं कर पाते हैं और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो कम मार्क्स के बावजूद भी एक अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी पास कर रहे हैं। रिजल्ट जो 2021 का आया है यह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि सभी क्षेत्र के, खासकर जैसे बिहार के क्षेत्र के जो अभ्यर्थी इस बार सफलता का जो दर है या जो संख्या है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि बेहतरीन प्रयास से, एक अच्छे प्रयास से एक अच्छे रैंक और अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती है। मेरा मानना है आप सभी ऐसे अभ्यर्थी जो इस क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं या अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, निश्चित रूप से पूरे मन से प्रयास कीजिए, ऐसे प्रयासों को लेकर आगे बढ़िए और ऐसे प्रयासों के लिए हम आप सभी के साथ हैं। प्रिंसिपल आईएएस पटना आप सभी के साथ है और हर प्रकार से नए प्रयासों के साथ, एक नई कोशिशों के साथ आप लोगों के साथ निरंतर बने रहेंगे। आप सभी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। जैसे ऑनलाइन के लिए जो है वो क्या है प्रक्रिया? ऑनलाइन क्लास के लिए? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लास के लिए कोई भी स्टूडेंट है वो आएंगे और वो फोन पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा। और हमारे ऐप के थ्रू भी इंक्वायरी कर सकते हैं। वो यूट्यूब पर भी हमारे वीडियोज हैं, वहाँ से भी वो प्रिंसिपल आईएएस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर है, वो सर्च करके अपन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बराबर अपडेट उस पर आते रहते हैं। और जो स्टूडेंट चाहते हैं बाहर से हैं वो एक ऑनलाइन एडमिशन लेकर के अपने कोर्स को ले सकते हैं और फिर अपनी क्लास को कर सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था यह है कि प्रत्येक रविवार को संबंधित जो विषय होंगे उसके शिक्षक के नंबर रहेंगे उनके पास, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बीच बीच में कुछ विशेष होने पर या स्पेशल क्लास के स्तर पर हम उन्हें प्रत्येक रविवार को उपलब्ध कराएंगे जो उनके डाउट्स बेस होगा, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो हमारी कक्षा में आकर नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन है, दूर है। अच्छा, ये एक चीज मैं पूछना आपसे भूल गया। जो बच्चे आएंगे आपके 7:30 से 9:30 या 5 से शाम में जो आएंगे यूपीएससी के लिए अलग और बीपीएससी के लिए अलग, तो ये जो हाउ मेनी डेज इन अ वीक, कितना सप्ताह में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी। मंडे टू फ्राइडे द क्लास है। सैटरडे को करंट अफेयर की क्लास होती है। सैटरडे को करंट अफेयर और प्लस टेस्ट सीरीज होती है जो क्लास टेस्ट के तौर पर जो उसमें उसी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, ओनली संडे इज अ रेस्ट? नो,
संडे को भी हमारा क्लास है। अच्छा। और संडे को क्लास हमारी होगी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद टीवी पर आधारित, अच्छा, जो स्पेशल क्लास होगा। अच्छा। और रेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, रेस्ट का ऑप्शन नहीं, केवल कोई फेस्टिवल है या ऐसा कुछ है तो अलग। अच्छा। तो ये फाउंडेशन कोर्स से लेके ये कितने महीनों का कोर्स होता है ये? यूपीएससी के लिए अगर मैं इस पर खुल के बात करूं तो मेरा मानना है कि 15 से 18 महीने का समय अच्छा समय है। अच्छा। और बीपीएससी के लिए मेरा मानना है कि करीब अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर 1 वर्ष की तैयारी अगर पूरे मन से करे तो निश्चित रूप से फिर उसकी संपूर्ण तैयारी कही जा सकती है। ये तो संपूर्ण कभी नहीं होता है, लेकिन एक बेहतरीन तैयारी मानी जा सकती है। सो अगर स्टेट सर्विसेज के लिए आप करना चाहते हैं तो 1 साल का समय बिल्कुल मतलब 1 साल के समय में आप निकाल सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और सिविल सर्विसेज मतलब यूपीएससी अगर निकालना चाहते हैं तो 16 से 17 महीने, हाँ 15 से 18 महीने, 15 से 18 महीने आपको देने होंगे। मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। और सर घनश्याम सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो मेरा भी एक थोड़ा विकास हुआ। और कीप वॉचिंग बिहार व्यू एंड प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। अब अगर इन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास आगे बढ़ करके करते हैं तो जो मुगल एज और ब्रिटिश एज का जो दौर है, इसके संबंध में हमें आर्थिक इतिहास के तौर पर बहुत कम जानना है। और वह यह है कि मुगल एज में क्या था। मुगल एज में मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, कुछ लॉ एस्क पर आधारित था और कुछ जो है मिट्टी पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था थी। उस समय जो मिट्टी से बने हुए बर्तन या अन्य प्रकार के होते थे जो मुगल के दौर में हुआ करता था। बाकी कृषि आधारित व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश काल में भी कमोबेश इसी तरह से रहे, लेकिन ब्रिटिश काल में मशीनीकरण होने के कारण कई सारे और भी बदलाव आए। ये अलग बात है कि ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था में जो सामाजिक आर्थिक विकास का जो मॉडल तैयार हुआ, उस मॉडल का उद्देश्य ब्रिटिश इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना था और जो इंडियन इकोनॉमी था उसको एक प्रकार से आईसीयू पर रखते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का था। तो मूल रूप से भारत में ब्रिटिश कालीन दौर में कृषि आधारित उद्योग से जो भी व्यवस्थाएं संचालित थी, भारतीय क्षेत्र में यानी कि बाजार और रोजगार के क्षेत्र में केवल जीविकोपार्जन या न्यूनतम साधन का आधार बना, जबकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग पोषक की भूमिका में रहे। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी जो कि बिफोर 1947 के संदर्भ में था। आफ्टर 1947 के संदर्भ में आते हैं तो हमारी 1948-1990 के दौर की जो शुरुआत होती है उसमें 6 अप्रैल 1948 जो कि फर्स्ट इकोनॉमिक रिसोल्यूशन का दौर है, यानी कि प्रथम आर्थिक प्रस्ताव, और इसी दिन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिसोल्यूशन भी लाया गया, यानी कि प्रथम औद्योगिक प्रस्ताव। यह प्रस्ताव एक ऐसा मॉडल था, एक ऐसा स्वरूप था जिसमें इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था उस समय के नेतृत्व को, लीडरशिप को, कि भारत अब आने वाले दिनों में विकास के किस मॉडल को लेकर आगे बढ़ेगा, अर्थात विकास का हमारा पैमाना क्या होगा, हमारा तरीका क्या होगा। और इसी क्रम में आगे चलकर देश में योजना आयोग आया, देश में हैवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, और हैवी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि 1956 में आया, इसी के साथ देश में परमिट राज की शुरुआत होती है और फिर देश में बड़े उद्योगों का आगमन भी होता है और धीरे धीरे विकास के नई शुरुआत भी होती है। ये अलग बात है कि 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध होने से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्वाभाविक गति थी वह प्रभावित हुई। आगे चल करके हम लोग बढ़ते हैं और फिर जो है यानी कि 1991 से लेकर आगे बढ़े तो इस समय आर्थिक सुधारों का दौर महत्वपूर्ण है और इन आर्थिक सुधारों के दौर में हमारे सामने महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि आर्थिक सुधार 1991 यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के नाम से जानते हैं। इन सुधारों के साथ भारत में 22 जुलाई 1991 जो कि ओपन इकोनॉमी का दौर है और 23 जुलाई 1991 जो कि एलपीजी है और 24 जुलाई 1991 जो कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। हमारा मानना है कि यह आर्थिक सुधारों का एक ऐसा दौर था जिसमें निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी पक्ष को तैयार किया गया और इसके आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था आज एक जीवंत अर्थव्यवस्था है और लगातार बढ़ती हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं या 6ठी अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में लगातार वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूती से बढ़ाते जा रहा है। सो थैंक यू सर, थैंक यू। ये बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट है। मुझे लगा कि जब आप क्लास करते रहे तो मैं भी आके बैठ जाऊं और मैं भी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करूं। धन्यवाद। थैंक यू।